हेलो हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सब लोग जुड़ जाइए कमेंट सेक्शन में ताकि हम लोग शुरू कर सकें आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैथमेटिक्स, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग संध्या, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग मधु। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नुसरत। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सो आज के सेशन में अपना टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज करना। देखते हैं अपने पास कैसे हम लोग रिवाइज कर पाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपना हो चुका है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगले वीक में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग रेडी हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आईएफएस की जो गेट की टेस्ट सीरीज़ है वो अभी सिर्फ ₹1 में अवेलेबल की है। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं लिया है इस टेस्ट सीरीज़ को, जाकर ज़रूर परचेस करिए। इसके लिए विज़िट करना होगा ifasonline.com इस वेबसाइट को। वहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करके इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 6-7 दिन अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, जिसमें आपको जो भी टेस्ट है आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और फिर अपने पास तीसरा सेक्शन है हीट वेव एंड लाप्लास इक्वेशन। ऐसे 3 हैं, ठीक है। नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में नहीं है, वो अपने पास CSI नेट गेट एग्ज़ाम में और सेट एग्ज़ाम में है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर जैम, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इन 3 सेक्शन से हम लोग चलेंगे आगे। पहला सेक्शन देख लेते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन से ही हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर कुछ आता है किसी टॉपिक को, अगर आपको रिवाइज कराना है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। हम लोग उसके रिलेटेड रिजल्ट वगैरह अगर जो कुछ भी है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो मोस्टली गेट के ही क्वेश्चंस होंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो अपने पास कुछ इस तरीके से है कि अगर u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई है, और f एक फंक्शन है r2 टू r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन u सेटिस्फाइज। एक u डिफाइन किया है, बेसिकली फैमिली ऑफ सरफेसेस अपने पास दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके ऊपर भी सवाल 2-3 सवाल पूछे हैं गेट के एग्जाम ने आज तक, तो ट्राई करिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेसिकली u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो ux निकाल लेते हैं, और ux निकालेंगे तो अपने पास क्या बनेगा। ux 1 का 0, x का 1 प्लस y का 0, एफ ऑफ एक्स वाई का एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू अपने पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव y आएगा, है कि नहीं।
इसको नाम दीजिए कुछ इक्वेशन 1। सिमिलरली यू आई निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 का 0, x का 0, y का 1 प्लस अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों की हेल्प से हमें जैसे तैसे करके पैरामीटर जो आर्बिट्ररी फंक्शन f है उसको एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 जो है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f डैश वाली जो टर्म है वो सेम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने पर वो 0 बन जाएगी, है ना। सो x इंटू यू एक्स माइनस वाई इंटू यू आई करेंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई किया है माइनस इसको y से मल्टीप्लाई किया है और आगे वाले दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करने पर 0 हो जाएगा। तो x इंटू यू एक्स माइनस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन सी अपना होगा करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार का अगर अपने पास सवाल बनता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आता है तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है, क्या आप जानते हैं वो तरीका? इसको करने का एक और तरीका होता है, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसको करने का एक और तरीका होता है, आप u माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई, हाँ बिल्कुल सही बात, और यहाँ पर अगर f ऑफ एक्स वाई है तो आप इसको डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं। इसको एक फंक्शन मान लो, लेट्स से कैपिटल u ऑफ एक्स वाई, और इसको एक फंक्शन मान लो f के अंदर वाला जो है वो कैपिटल v ऑफ एक्स वाई मान लो। तो फिर ये भी एक तरीका है, डिटर्मिनेंट में आप यहाँ पर रखोगे p q माइनस 1, p स्टैंड्स फॉर यू एक्स, q स्टैंड्स फॉर यू वाई। ठीक है, अब कैपिटल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो -1, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो -1, और कैपिटल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 1, v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव y, v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव x, v का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 0 करना है। दिस इंप्लाइज p टाइम्स, अब अपने पास क्या बनेगा, 0 माइनस एक्स माइनस q टाइम्स अपने पास क्या बनेगा, 0 माइनस वाई, और -1 टाइम्स अपने पास बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास माइनस एक्स पी प्लस वाई क्यू इट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स पी माइनस वाई क्यू एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये एग्जैक्टली यही मिला है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ ऐसे ये भी तरीका आप कर सकते हो, याद रख सकते हो। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो अपने पास कुछ इस तरीके से है, ट्राई करिए। द कोशी प्रॉब्लम ux minus ui is equal to 2 with the Cauchy data gamma as s minus s 2s has one solution, two solution, no solution और infinitely many solutions। तो एक कोशी प्रॉब्लम के पास, कोशी प्रॉब्लम के पास कितने सॉल्यूशंस है? कोशी प्रॉब्लम यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कितने सॉल्यूशंस है, इस टाइप का सवाल भी पूछते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपके पास एक तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम आप लगा सकते हो, है ना। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर आप जनरल मेथड जो है उसकी हेल्प से आप जा सकते हो। तो सबसे पहला काम तो आप वही देखोगे, डिटर्मिनेंट वाली जो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम वाली कंडीशन है,
कैपिटल P ऑफ एक्स वाई यू यानी कोइफिशिएंट ऑफ यू एक्स 1 है, कैपिटल Q ऑफ एक्स वाई यू जो कि अपने पास यू वाई का कोइफिशिएंट -1 है। देन अपने पास इसको अगर हम लोग एक्स नॉट ऑफ एस बोले तो वो s है, और y नॉट ऑफ s बोले तो वो अपने पास -s है। तो अपने पास अगर डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन लगाए तो p की जगह 1, q की जगह -1, x नॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1, y नॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s -1, यानी कि डिटर्मिनेंट बन रहा है 0, यानी कि एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम नहीं लगा सकते। अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सीधा सीधा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और फिर देखेंगे, ठीक है। तो dx के अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ ux, dy के अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ uy इज इक्वल टू du के अपॉन में कोएफिशिएंट राइट साइड का फंक्शन 2। पहले इन दोनों को कंसीडर करेंगे, dx इज इक्वल टू माइनस dy, इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू c1, एक सॉल्यूशन। फिर हम लोग दूसरे और तीसरे को कंसीडर कर सकते हैं, dy विद माइनस साइन इज इक्वल टू du अपॉन 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं du प्लस 2 टाइम्स dy इज इक्वल टू 0, यानी इंटीग्रेट करके u प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सिंपली आप C2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, C2 लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की हेल्प से आप डिटरमाइन करना चाहोगे कि अपने पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, u प्लस 2y इज इक्वल टू फंक्शन फाई ऑफ x प्लस वाई, फंक्शन फाई ऑफ x प्लस वाई। अब कंडीशन आप लगाइए, x की जगह s, y की जगह -s, u की जगह 2s रखिए, तो 2s प्लस 2 टाइम्स y की जगह -s है, तो -2s इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस वाई s माइनस s 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ 0। तो मुझे एक बात बताओ कि फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने फंक्शंस होंगे अपने पास? करेंगे अहमद, फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शंस मिलेंगे हमें? अब ऐसे अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। अब जैसे कि मान लो कि 5 फंक्शन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अब 5 फंक्शन में उठा सकता हूं सिंपली फाई ऑफ एक्स टू बी एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि हमें पता है कि फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा इस केस में, u प्लस 2y इज इक्वल टू, मेरे पास बन जाएगा फाई ऑफ x प्लस वाई इज x प्लस वाई, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी का मन किया उसने फाई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। अगर वो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन बन जाएगा u प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ऐसे वो इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस ले सकता है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। और इसलिए अपने पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। हाँ, ठीक है, चलो, मुझे ये चीज ठीक लगती है, ठीक है डिम्पल।
अगला देखिए ज़रा, ट्राई करिए नेक्स्ट वन। कौन से बुक में पढ़ा है डिम्पल ये? इसे यूनिकनेस से भी कर सकते हैं, तो उससे ही तो किया ना हमने। यूनिकनेस फेल हो रहा था ना अपना। क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल अपने पास है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ux प्लस u इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। सी आएगा। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स प्लस 0 टाइम्स यू आई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस यू। ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, जनरल सॉल्यूशन ही तो पूछा है ना। तो dx के अपॉन में ux का कोएफिशिएंट 1, dy के अपॉन में ui का कोएफिशिएंट और du के अपॉन में राइट साइड का फंक्शन ई रेस टू माइनस एक्स माइनस यू, है ना। बिल्कुल सही बात। अब dy के अपॉन में 0 है तो dy हो जाएगा 0, यानी कि अपने पास y इज इक्वल टू बन जाएगा कांस्टेंट c1, नाम देते हैं कुछ इक्वेशन 1। दूसरी बार हम लोग इसको और इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू डी यू अपॉन अपने पास ई रेस टू माइनस एक्स माइनस यू, विच इम्प्लाइज दैट डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स माइनस यू। तो इसको हम लोग कर सकेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, यानी कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलने वाला है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू एक्स बनेगा, एंड देयरफॉर जो सॉल्यूशन अपने पास आएगा u इंटू ई रेस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स dx प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि अपने पास जो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी u ई रेस टू एक्स, इट इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c2, यानी कि यहाँ पर u ई रेस टू माइनस एक्स है ना, नहीं x ही है, बराबर है x ही है। तो u ई रेस टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। खत्म बात। अब दो हैं, दो सॉल्यूशंस की हेल्प से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you can write down u e raised to x minus x is equal to some arbitrary function of first solution which is y, and hence u e raised to x is equal to f of y plus x हो जाएगा, and u is equal to e raised to minus x into f of y plus x e raised to minus x।
ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ज्योति, है ना, कर सकते हैं, उससे भी आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे गेट की टेस्ट सीरीज 1 रुपीज़ में है, उसी प्रकार से IIT JAM की टेस्ट सीरीज भी आपको 1 रुपीज़ में अवेलेबल की है। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सब्जेक्ट्स रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थियरी, इंटीग्रल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इनके क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, जो कि सेम IIT से ही क्वेश्चंस, दोनों एग्जाम्स IIT ही कंडक्ट कराती हैं, तो क्वेश्चंस लगभग वैसे ही रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारपिट मेथड का। ये भी एक गेट का सवाल है और जस्ट चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछा है हमसे, और ये सवाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए, है ना, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए। UP square plus Q square plus X plus Y equals to 0, then it's Charpit's equation. B बनेगा। देखो जरा चारपिट्स इक्वेशन क्या होता है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज dx अपॉन कोएफिशिएंट, सॉरी, dx अपॉन fp, this is what you can call as f function, is equal to dy upon fq is equal to du upon pfp plus qfq is equal to minus dp upon fx plus p times fu and equals to minus dq upon fy प्लस q टाइम्स fu। बस इसमें वैल्यूज रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अरे वो मैंने बोला ना कि अगले वीक में हम लोग कर लेंगे, टेंशन मत लो मनीष, कर लेंगे कर लेंगे। dx अपॉन fp, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p अपने पास बनेगा 2up। 2up एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब इसमें क्या ही पूछा है यार, कुछ भी नहीं पूछा है, एक ही ऑप्शन में dx के अपॉन में 2up दिख रहा है। बाकी तो आएंगे ही नहीं, बाकी चेक कर लेना आप, देख लेना बाकी क्या क्या बनेगा, है ना, निकालने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए जरा, इंटीग्रल सरफेस निकालना है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब नहीं आते ऐसा नहीं है, आते हैं, कम आते हैं, आपको पूरा पेपर ढूंढना होता है ना। नेट में भी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, गेट में भी मिलेंगे, हर जगह ऐसा कोई ना कोई कहीं ना कहीं लड्डू बटते हैं, ठीक है, वो बस आपको ढूंढने होते हैं। मिलेगा ऐसा सवाल, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप ध्यान से देखना बस पेपर को पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंटीग्रल सरफेस, ठीक है, कैसा आने का है वही, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ कैसा आएगा, उम्मीद करना
ठीक है, हम लोग जो भी है एक्सपेक्टेशंस कभी कभी दुखी कर देते हैं, तो अच्छा है कि हम लोग जाकर वहाँ पर दे दे, अपना बेस्ट देकर आए। वहाँ पर देखेंगे फिर पेपर आने के बाद, फिर आप बताना कैसा रहा था पेपर, ठीक है। लेकिन मान के चलना कि उड़ी पीढ़ी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पावर सीरीज टॉपिक या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इनको तो आप बना सकते हो, ठीक है। इंटीग्रल सरफेस पास सेटिस्फाइंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और जो कंटेन करता है लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, है ना, z इज इक्वल टू 1। अब मैं बताऊं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं, है ना, शॉर्टकट लगा सकते हैं। इसको कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं बताओ, कि हमें क्या करना है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन है जो कि इस लाइन को कंटेन करता है ना, इस लाइन को कंटेन करता है, इस लाइन को कंटेन करता है। तो मैं ऐसे सोच सकता हूं ना कि इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट उठाकर देखता हूं और देखता हूं कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट उठाते हैं, कौन सा पॉइंट, 1 -1 और 1, ठीक है। ये पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है ना, x प्लस वाई 0 आ रहा है, z की वैल्यू 1 है। इसको इसमें डालकर देखो जरा, अगर मैं x की जगह 1 डालूं, y की जगह -1 डालूं, तो पहली टर्म 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर -2 आएगा, ये -2 -4 +2, यानी कि ये 0 बन रहा है क्या, नहीं, ठीक है। इसी पॉइंट को इसमें डालकर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 2, देन ये बन जाएगा -2, 2 - 2 0, ये -2 + 2 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 बन जाएगा, है ना, ये +2 -2, ये अपने पास +2 बन जाएगा क्योंकि एक्स वाई -1 है, तो ये -2, ये सॉरी ये +2, ये -2 0 और ये +2 0 आ रहा है क्या, नहीं। सिमिलरली ये 0 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब 3 ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो गए, आंसर आपको मिल गया ऑप्शन बी। तो मतलब बिना सॉल्व किए भी हम लोग आंसर कर सकते हैं ऐसा सवाल, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखें, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना होगा और वो भी आपको करना होगा, क्योंकि कभी कभी सवाल वैसे भी तो पूछ लिया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार कंडीशन से आपका काम बन जाएगा, है ना। अरे इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट उठाया है मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है इस लाइन को कंटेन करता है ना। अब लाइन को कंटेन करता है तो लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है उसको भी तो कंटेन करेगा, है ना, बात सही कि नहीं। तो अपने पास dx अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई के अपॉन में क्या बनेगा, -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। क्या किसी ने 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं इसके, अब अपने पास देखो जरा एक ट्राई कर लेते हैं। अगर 1/x dx करे प्लस 1/y dy करे,
और प्लस 1/z dz करे तो अपने पास क्या बन रहा है, देखो ज़रा, ये 1/x से x चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड होगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी कि 0 बन रहा है। ठीक है, एक तो आ गया, एक तो मिल जाएगा, है ना। और दूसरा आप क्या बता रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा यहां पर x इंटू डी एक्स। लेकिन बन रहा है ना, एक बार चेक करो। हाँ, एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, एक्स डी एक्स, अगर इसको x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड होगा। हाँ, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपने पास माइनस वाई स्क्वायर जेड होगा, तो इसको एज इट इज रखना होगा, है ना। सो इसको बस माइनस साइन देनी होगी, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और माइनस डी जेड करना होगा, है ना, तब जाके 0 बनेगा। हाँ, तब जाके 0 बनेगा। तो अब दो सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, दो सॉल्यूशंस निकालोगे तो अपने पास क्या होगा, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, ये 0, यानी कि अपने पास क्या बनेगा, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू हो जाएगा log c1। यानी कि पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा x y z इज इक्वल टू c1, है ना, ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको पहला। और दूसरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अब x dx प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेट करने पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल टू c2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू सम c2। मजे की बात दोस्तों ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। नेट ने पूछा है, गेट ने भी पूछा है और सेट ने भी पूछा है। जहां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है, पता नहीं ये क्वेश्चन में क्या खास बात है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। अब इन दोनों की हेल्प से आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो, या तो फिर आप क्या करोगे कि इसको पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में रखो। पैरामीट्रिक फॉर्म में रखोगे तो क्या रख सकते हो, x की जगह s रख लेते हैं, y इज माइनस एक्स यानी कि माइनस एस, z की जगह 1 डालना है। तो अब इस कंडीशन को उठाकर, आप इस कंडीशन को उठाकर इसमें और आप इसमें डाल दीजिए। अब इन दोनों में डालेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू c1, यानी कि माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये 3 बोल दीजिए, इसमें डाल दिया पहले में, इसमें डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2s स्क्वायर माइनस 2 होगा, 2s स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू c2, इसको 4 बोल देंगे। अब s स्क्वायर की वैल्यू माइनस c1 इसमें डाल दो, तो अपने पास c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स s स्क्वायर की जगह माइनस c1, यानी कि माइनस 2c1 माइनस 2, यानी कि आपको मिल जाएगा c2 प्लस 2c1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सरफेस यानी कि c2 को वापस रिप्लेस कर लो, c2 था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 टाइम्स c1 था आपका एक्स वाई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये बन रहा है इंटीग्रल सरफेस। सो एक्स स्क्वायर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सरफेस बना सकते हैं। दूसरा तरीका, आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए, फिर आप उसमें डालिए वो जो कर्व है, और उसके हेल्प से भी आप बना सकते हो, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े से सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल भी कर लेते हैं, है ना।
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल। देखिए ज़रा पहला सवाल, वन माइनस अंडर रूट ऑफ टू एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एक्स वाई यू एक्स एक्स प्लस टू टाइम्स यू एक्स वाई प्लस वन प्लस रूट एक्स वाई इंटू यू वाई वाई इक्वल टू जीरो इज हाइपरबोलिक इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, elliptic in first and third quadrant, hyperbolic in the second and elliptic in fourth quadrant। इस प्रकार के ऑप्शंस बनाए हैं इन्होंने। डी आएगा, ये आपका आर है, एस, और ये आपका टी है। तो एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी निकालो, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, तो अपने पास क्या बनेगा, फोर माइनस फोर टाइम्स वन माइनस रूट एक्स वाई इंटू वन प्लस रूट एक्स वाई, है ना। फोर को कॉमन निकालो, वन माइनस, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये सिंपली बनने वाला है आपका एक्स वाई, है ना, फोर एक्स वाई। बहुत सिंपल हो गया, है ना। एक्स वाई दोनों यहां पर पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी पॉजिटिव, यहां पर बन जाएगा हाइपरबोलिक। यहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहां पर हाइपरबोलिक बनेगा। और इन दोनों में अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो यहां पर इलिप्टिक बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो हाइपरबोलिक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर ऑप्शन डी, ज़्यादा सिंपल हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एक और इन्फॉर्मेशन कि अपने पास 65% ऑफ आपको दिया जा रहा है किसी भी एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस के कोर्सेज के ऊपर। जो लोग CSIR नेट जून 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करें, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर, अगर आप सेट का एग्ज़ाम टारगेट करो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सेट का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, अभी सेट के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो बैच अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं 20 जनवरी से, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। कुछ दिक्कत आती है तो आप एक नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, 9172266888, ठीक है। इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, जो भी आपको पूछना है इनके साथ बात कर सकते हो, या तो फिर ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पर CSI नेट सेक्शन में या जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसमें जाओ और प्रोमो कोड यूज़ करो IFS65, ठीक है। 26 जनवरी आ रहा है, तो उसके मौके पर ये आपको ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए क्लासिफिकेशन का, एक और क्वेश्चन करिए क्लासिफिकेशन का। x u x x प्लस x माइनस वाई इंटू यू एक्स वाई माइनस वाई इंटू यू वाई वाई प्लस 1/4 यू वाई माइनस यू एक्स इज इक्वल टू 0। हाइपरबोलिक along the line x plus y equals to 0, elliptic along the line x minus y equals to 0, and so on।
देखो अगेन सेम टू सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो ये एस है अपना, ये आर है, ये अपना टी है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स r की वैल्यू x है, t की वैल्यू माइनस वाई है, यानी कि ये प्लस एक्स वाई हो, यानी कि ये क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4XY। अब 4XY माइनस 2XY होगा 2XY, यानी कि ये बनने वाला है x प्लस वाई का स्क्वायर। और x प्लस वाई का स्क्वायर जीरो कहाँ बनता है, जब x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो। तो हाइपरबोलिक नहीं, इलिप्टिक अलोंग लाइन नहीं, इलिप्टिक अलोंग द लाइन नहीं, पैराबोलिक अलोंग द लाइन, ये सही रहेगा। ठीक है, दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नेवर इलिप्टिक, तो इलिप्टिक तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, हाँ, कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है ना क्वेश्चन। देखता हूँ मैं मेरे पास है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आंसर, डी, डी सी क्या लग रहा है, UTT इज इक्वल टू 4 टाइम्स UXX है ना, UTT इज इक्वल टू 4 टाइम्स UXX। गुड मॉर्निंग मनीष, देखिए ज़रा। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कैपिटल डी डैश, है ना, और डेल बाई डेल एक्स को बोल देते हैं कैपिटल डी। तो अपने पास डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप क्या रखना चाहोगे, डी डैश के लिए m रखते हैं और d के लिए क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, d डैश के लिए m और d के लिए 1 रखते हैं, तो अपने पास m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अपने पास m की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 2, राइट। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो जो सॉल्यूशन अपने पास बनेगा u ऑफ x कॉमा टी, किसके लिए m रखा था, d डैश के लिए, तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, सम आर्बिट्ररी फंक्शन f ऑफ x प्लस 2t प्लस सम आर्बिट्ररी फंक्शन g ऑफ x माइनस 2t, ऐसा सॉल्यूशन अपने पास दिखने वाला है। तो मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा है, एक फंक्शन है x प्लस 2t का और एक फंक्शन है x माइनस 2t का, है ना।
अगर कोई फंक्शन x प्लस टू टी का है और x माइनस टू टी का है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या अपने पास, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा है, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको ना मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर लेता हूँ, बीच में प्लस साइन है। अब देखिए जरा क्या लग रहा है, अब क्या मेरा पहला जो ऑप्शन है उसमें f ऑफ, यहां पर ब्रैकेट भी, f ऑफ e रेस टू एक्स माइनस टू टी है, f ऑफ e रेस टू एक्स माइनस टू टी है, क्या ये फंक्शन है x माइनस टू टी का? f एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, किसका? e रेस टू एक्स माइनस टू टी का। क्या ये हमारा, मैं बोल सकता हूं क्या ये फंक्शन है x माइनस टू टी का? बोल सकता हूं क्या? मेरा आंसर, सवाल क्या है सुनो, f ऑफ e रेस टू एक्स माइनस टू टी है, इज दिस अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी? x माइनस टू टी, इज इट? यस, इट इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी, है ना। आप कुछ भी बोलो f का फंक्शन, किसी का मन किया उसने बोला कि सर मुझे f फंक्शन ना क्या लेना है, आइडेंटिटी फंक्शन लेना है, या नहीं एक्स स्क्वायर लेना है। मेरा फंक्शन क्या है f ऑफ x, लेट से एक्स स्क्वायर है, तो फिर ये फंक्शन कैसा दिखेगा? e रेस टू एक्स माइनस टू टी का स्क्वायर, यानी कि ये कैसा दिखेगा? e रेस टू टू टाइम्स एक्स माइनस टू टी। क्या मैं इसको बोल सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी? यस, आई कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी। चाहे f फंक्शन आप कुछ भी ले लो, f ऑफ e रेस टू एक्स माइनस टू टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी, प्लस g ऑफ x प्लस टू टी, तो एक x प्लस टू टी का फंक्शन है, एक x माइनस टू टी का फंक्शन है। अब ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना होमोजेनस है, तो एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इज आल्सो ए सॉल्यूशन। सो हम लोग कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरे में बात करते हैं, दूसरे में अगर बात करूं तो क्या मैं इसको एज ए फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी या x प्लस टू टी का बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्या इसको मैं एज ए फंक्शन ऑफ x प्लस टू टी या x माइनस टू टी बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। आप चाहे तो एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दूसरे ऑप्शन को डिस्कार्ड करना चाहते हो, f आइडेंटिकली जीरो फंक्शन ले लीजिए, g इज इक्वल टू x ले लीजिए, तो आपके पास जो सॉल्यूशन दिखेगा इस केस में g ऑफ x इक्वल टू x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर, क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? पुट करके देखो, उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये गलत है। तीसरे में f ऑफ टू एक्स माइनस फोर्टी है, क्या मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी बोल सकता हूं क्या? क्या मैं f ऑफ टू एक्स माइनस फोर्टी को एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी बोल सकता हूं? आंसर इज यस। आप f फंक्शन कोई भी बताओ मुझे, जैसे कि किसी ने बताया कि सर आप एक काम कर लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू ना साइन ले लीजिए, साइन फंक्शन ले लीजिए, तो अगर साइन भी है तो f ऑफ टू एक्स माइनस फोर्टी अगर मैं देखूंगा ना, वो कैसा दिखेगा मुझे? साइन ऑफ टू एक्स माइनस फोर्टी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ साइन टू टाइम्स एक्स माइनस टू टी बोल सकता हूं। तो क्या ये फंक्शन मेरा है एक्स माइनस टू टी का? आंसर इज यस, राइट, आंसर इज यस।
सो ये फंक्शन x माइनस टू टी का बोल सकता हूं मैं, ये तो है ही है x प्लस टू टी का फंक्शन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, u सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा सही आंसर है। चौथा, क्या चौथे को बोल सकता हूं मैं? ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है ना। 2x माइनस टी, इज इट अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी और x प्लस टू टी? नहीं है। क्या मैं f ऑफ 2x माइनस टी को एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टू टी बोल सकता हूं क्या? नहीं। दिखने के लिए लगभग ऐसा, मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है वो कि x माइनस टू टी जैसा ही दिख रहा है, बट इट इज नॉट x माइनस टू टी, इट इज 2x माइनस टी। चाहे तो कोई एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हो। मान लेते हैं कि इसमें आपको एग्जाम्पल लेना है, आप g फंक्शन 0 ले लीजिए, ठीक है, और f फंक्शन आइडेंटिटी ले लीजिए। अब आप देखो u आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ 2x माइनस टी क्या बनेगा, 2x माइनस टी, और g तो 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारा, अच्छा ये हो जाएगा है ना, एक काम कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका स्क्वायर करके देखो। अब आप इसको उठाकर इस इक्वेशन में रख के देखो, देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा सेटिस्फाई, है ना, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2x माइनस टी का फंक्शन है, इट इज नॉट x माइनस टू टी का फंक्शन, एंड हेंस अपना डी जो ऑप्शन है वो गलत है। दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, राइट, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को कि अपने पास आंसर पहला और तीसरा होगा, ना कि दूसरा और चौथा, ठीक है, कुछ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अब हम अपने पास, और उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। कैनोनिकल फॉर्म ना, देखता हूँ, हाँ, एक सवाल करेंगे ना उसके ऊपर, ठीक है, एक सवाल करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मिला है मुझे एक सवाल मनीष, करेंगे हम लोग, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको पहले जीरो बनाओ, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। तो अपने पास पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा,
जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई कैन ऐड अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक फंक्शन ऑफ एक्स ऐड कर सकता हूं ना, क्योंकि वापस अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा, जीरो। तो एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने एज अ फंक्शन ऑफ x ऐड किया। फिर से इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो z ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, अब इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप एज अ फंक्शन ऑफ y ऐड कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर ये कोई एक फंक्शन ऑफ x ही बनने वाला है, तो इसको एक f ऑफ x नाम दीजिए, इसको एक g ऑफ y तो है ही है। तो ये अपना क्या बना, ये बना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन fx प्लस जी वाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकालना है हमें इस इक्वेशन का, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, पहले तो इसको डी डैश बोल दो, डी डैश जेड, दिस इज एक्स प्लस वाई। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1 डी डैश इंटू एक्स प्लस वाई। 1 डी डैश का मतलब 1/d एज इट इज रखो, पहले इंटीग्रेट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का इंटीग्रेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y एक्स वाई प्लस y का बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू, दोनों से एक्स वाई अपॉन टू कॉमन निकालो, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन टू बनेगा, ये आएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो अपने पास ये बाकी गलत हो जाएंगे, है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट d2u by dx dy, d2u डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई होगा, है ना, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई होगा। अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, है ना नेहा। फिर साइन वाई इंटू कॉस वाई को आप एक काम कर लीजिए, साइन वाई कॉस वाई को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, साइन 2y हो जाएगा। और सेम जैसे अभी हमने किया ना प्रीवियस क्वेश्चन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला, वैसे ही सेम टू सेम टाइप का ही तो सवाल है वो, ठीक है, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या आएगा, चलो जरा ट्राई करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। देखो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करो, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर, u इज इक्वल टू अपने पास क्या है, y प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स, वाई प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स। अब इसका हमें निकालना है पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब d को m रख लेते हैं और d डैश को 1 रख लेते हैं,
अब अपने पास एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दो रूट्स इसके क्या मिलेंगे, सम ऑफ द रूट शुड बी -1 एंड प्रोडक्ट शुड बी -2, -2 और 1 ऐसे रूट्स मिलेंगे, है ना। तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आपको मिला होगा फाई ऑफ y प्लस एक्स एंड प्लस या फिर φ1 और प्लस φ2 ऑफ y माइनस 2x। तो एक तो y प्लस एक्स और दूसरा y माइनस 2x, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है ना। दूसरा या तीसरे में से कोई एक होगा और उसके लिए अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो अपने पास 1 डी डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू अपने पास क्या है y प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, y प्लस 1 ई रेस टू एक्स। तो अगर इसको ऐसा देखें हम लोग, या तो इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग, या तो फिर दूसरा तरीका है कि अब ई रेस टू एक्स है ना, तो ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, हाँ, ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। तो हम लोग डी को किससे रिप्लेस करते हैं, डी प्लस ए से, है ना। या तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, हाँ हाँ, आप वैसे भी देख सकते हो, या तो इसको एक्सपैंड करो इन पावर्स ऑफ डी डैश, डी डैश के पावर में आप एक्सपैंड करने की कोशिश करो। तो यहां पर अगर हम लोग करेंगे तो डी को हम लोग रिप्लेस करेंगे डी प्लस 1 से, ठीक है। सो डी प्लस 1 का स्क्वायर अब ई रेस टू एक्स एज इट इज प्लस डी डी डैश, डी डी डैश करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, या तो हम लोग डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं ना, ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, दो ही तो ऑप्शन है। अब वैसे भी ई रेस टू माइनस वाई वाली टर्म तो कहीं नहीं आएगी अपने पास, सिंपली ऑब्जर्वेशन करते हैं। ई रेस टू माइनस वाई वाली तो टर्म है ही नहीं कहीं पर, तो वो आएगी भी नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, अपने पास ऑप्शन बी होगा। ये कैलकुलेटिव हो जाएगा ज़्यादा, सिंपली ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ठीक रहेगा अपने लिए। क्या ये बात समझ में आई सभी को, है ना, है ना। हाँ, डायरेक्टली वही सही रहेगा कुणाल, बिल्कुल सही बात है, ये कैलकुलेटिव हो जाएगा ज़्यादा अपने लिए। अब अगर हम लोग इसको एक्सपैंड भी करें इन पावर्स ऑफ डी डैश तो भी ये कैलकुलेटिव होएगा, या तो फिर हम लोग रिप्लेस करें डी को डी प्लस अल्फा और डी डैश को डी डैश प्लस बीटा और फिर एक्सपैंड करें, फिर उसको ऑपरेट करें वाई प्लस 1 के ऊपर, वो अपने पास ज़्यादा रहेगा, है ना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ महिमा, क्या बोल रही, इफ गिवन दैट ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इफ t2 प्लस डी प्लस 3, ई रेस टू एक्स किया है शायद कभी, ई रेस टू एक्स है क्या, या ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स होगा महिमा, ई रेस टू एक्स बहुत गंदा हो जाएगा मेरे हिसाब से, ई रेस टू एक्स होगा। हाँ, उसको जनरल मेथड से आप कर सकते हो, या फिर हाँ, या तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let u of xt be the solution of utt minus uxx is equal to 0, u of x comma 0 equal to f of x, ठीक है, ut of x comma 0 equal to 0, x belongs to R है and t greater than 0 है, where f is a twice continuously differentiable function, if f of minus 2 is 4, f of 0 is 0, then u of 2 कॉमा 2 भी 8 दिया हुआ है, तो u की वैल्यू 1 कॉमा 3 पे निकालनी है हमें।
मैनाली, आप शायद इंटरनेट इशू होगा आपकी तरफ से, ठीक है, इंटरनेट इशू होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। सिक्स, देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्टली, अच्छा ये गलती से दूसरी जगह आ गए ना, ये वेव इक्वेशन का है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, वेव इक्वेशन का है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, u ऑफ x कॉमा टी, सॉल्यूशन होता है 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी एंड प्लस अपने पास 1/2 c इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी, लेकिन चलो अब कर लेते हैं, है ना, g ऑफ y इंटू डी वाई, यू टी ऑफ x कॉमा जीरो, ये अपना फंक्शन होता है g ऑफ x फंक्शन, और u ऑफ x कॉमा जीरो f ऑफ x फंक्शन है। यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्योंकि यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स है। फिर अब ये g फंक्शन अपना अगर जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, यानी कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो अपने पास कैसा दिखा, 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी, यानी कि c की जगह 1 डाल दो, x प्लस टी प्लस f ऑफ x माइनस टी, है ना, ये सॉल्यूशन है अपना, बराबर। अब अपने के पास क्या बोला है उन्होंने, f ऑफ -2 इज 4, f ऑफ 0 इज 0 एंड f ऑफ u ऑफ 2,2 इज 8, तो u की वैल्यू 1,3 पे, u की वैल्यू 1,3 पे निकालनी है, तो x की जगह 1 और t की जगह 3 डाल दो, तो 1/2 यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 1 माइनस 3 यानी कि f ऑफ -2। तो देखो f ऑफ -2 की वैल्यू तो अपने को पता है कि जो कि अपने पास 4 है ना, 1/2 f ऑफ 4 एंड प्लस अपने पास 4 है ये, लेकिन अब f ऑफ 4 की वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, है ना, 10 आ रहा है, देखते हैं जरा। तो f ऑफ 4 की वैल्यू ढूंढने के लिए उन्होंने जो डेटा दिया है उसका यूज कर लेते हैं, तो u ऑफ 2,2 ये किसके बराबर होगा, 1/2 f ऑफ, अब x प्लस टी यानी कि f ऑफ 4 होगा प्लस f ऑफ x माइनस टी यानी f ऑफ 0 होगा। u ऑफ 2,2 इन्होंने 8 देकर रखा है, इन्होंने 8 देकर रखा है, 8 इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू भी इन्होंने देकर रखी है जो कि 0 है, यानी कि यहां से बोल सकते हैं f ऑफ 4 इज 16, f ऑफ 4 इज 16, f ऑफ 4 16 है, तो अब हमारे पास u ऑफ 1,3 बन जाएगा, देखो इसमें डालना है बस 1/2 f ऑफ 4 अपने पास 16 प्लस अपने पास 4 है, तो 20/2 यानी कि हो जाएगा 10। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को एक और इन्फॉर्मेशन, जिनके पास IFS का ऐप नहीं है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के अंदर आप नेट, गेट, सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी आप इसमें देख पाओगे। पेपर्स के एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक्स अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेल्पफुल है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं नेट, गेट एग्ज़ाम के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं।
अब जरा हीट वेव लाप्लास इक्वेशन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इम्पोर्टेंट, अब आप एक काम करिए कि आप कम से कम जो अपने वन शॉट के मैंने जो लिए हैं गेट के लिए, जो उडी का है सेशन, पीडी का सेशन जो आज होगा वो तो आप देख ही रहे हो, पूरा देख लीजिए। अब जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यही आते हैं ज़्यादातर। आपको मुझे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ओडी पीडी के ऊपर भी आपका फोकस तो रहेगा ही रहेगा, जिसके क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादा। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक टॉपिक है जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलस अगर आपका ठीक है तो कैलकुलस के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और हालांकि वो और जो CSR का नेट का रियल एनालिसिस है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो CSI नेट के लिए अगर आपने प्रिपेयर किया है तो ये मत मान के चलना कि वहाँ के उसके हेल्प से आपको यहाँ के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा, ठीक है। कैलकुलस अलग टॉपिक है, आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आप जस्ट ये काम करिए कि जो कुछ भी पढ़ा है उसके ऊपर फोकस रखिए, टाइम मैनेजमेंट सही करिए और सिंपल क्वेश्चन सही करके आ जाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। कोई क्वेश्चन लग रहा है टाइम टेकिंग लग रहा है, उसको छोड़ दो उस टाइम पे, ठीक है। जो सिंपल वाले हैं उनको अटेम्प्ट करके आओ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 25 का कट ऑफ रहता है, 25 के अराउंड। 30 के ऊपर मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी आप अलग अलग IITs में वगैरह इंटरव्यू दे पाओगे, NITs IITs में, ठीक है। हाँ, इवन 29 मार्क में भी हमारा ही एक स्टूडेंट है जो कि सिलेक्ट हुआ है IIT में, IIT मद्रास में, ठीक है, PhD के लिए। तो ऐसा नहीं है, इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाओ, इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छी करो, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है इन द यूनिट डिस्क जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग इसको थोड़ा ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं क्या। u ऑफ 1 कॉमा थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो r की जगह 1 रखने पर u क्या आना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा। r की जगह 1 डालो पहले ऑप्शन में, 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अपने पास 1 प्लस ln ऑफ 1 0, यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा, ये भी कर रहा है। ये अपने पास नहीं कर रहा है ना, ये डिस्कार्ड हो गया और ये भी डिस्कार्ड हो गया, है ना। अब बचा है या तो पहला ऑप्शन या तो दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब या तो आप ऑप्शन चेक करके देख सकते हो या फिर फॉर्मूला लगाकर। u ऑफ r कॉमा थीटा, ये अपने पास होता है a0 प्लस समेशन an, सो r रेस टू n, सॉरी, r रेस टू n an इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस bn इंटू साइन ऑफ n थीटा एंड n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कुछ। a0 का फॉर्मूला क्या होता है, a0 होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। f ऑफ थीटा क्या होता है, ये वाला फंक्शन u ऑफ a कॉमा थीटा। तो यहां पर, अब यहां पर f ऑफ थीटा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अब ये f ऑफ थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा, उसको रिप्लेस करो 1 प्लस cos 2 थीटा से, इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब इसको 1/2 पाई, अब यहां पर 1 का थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट है 0 to 2 पाई। तो अब आप देखिए थीटा की जगह 2 पाई डालो, 2 पाई प्लस साइन 4 पाई होगा 0,
जीरो डालोगे तो सब कुछ जीरो, यानी कि सिर्फ 2 पाई बच रहा है। सो 1/2 पाई इंटू 2 पाई, यानी कि ये बनेगा अपना 1, है ना, ये अपने पास 1। और आप अब यही से आंसर कर सकते हो, यही से आंसर कर सकते हो। जो फॉर्मूला है इसमें अपने पास कैसा दिख रहा है, अपने पास आंसर कुछ कांस्टेंट प्लस आर रेस टू एन इंटू कॉस ऑफ एन थीटा टाइप का, या प्लस बी एन इंटू साइन एन थीटा टाइप का। ये एल एन आर वाली टर्म अगर आई थी तो वो आती तो अपने पास कहां पर आती, ये ए नॉट वाले टर्म में आती। अब यहां पर आप खुद सोचकर देखो, ये आंसर नहीं होगा। चाहे तो आप ए एन भी निकाल कर देखो, ए एन निकालोगे तो 1 सी रेस टू एन पाई, सी यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 सी रेस टू एन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ एन थीटा इंटू डी थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है अपना। सी क्या होती है, रेडियस, रेडियस अपने पास क्या है 1, रेडियस अपने पास क्या है 1 है। फिर आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास होगा कॉस ऑफ एन थीटा इंटू होगा डी थीटा, है ना। अरे नहीं ना सेटिस्फाई कर रहा है, कहां सेटिस्फाई कर रहा है भाई। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा आना चाहिए ना, यहां पर थीटा रखा है ना रुशदा। अब अपने पास 1 चाहे तो इस 2 को बाहर निकालो, 2/पाई, यहां से चाहे तो इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करोगे 1 प्लस cos 2 थीटा से इंटू कॉस ऑफ एन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये 2/पाई सेपरेट करो, 1 इंटू कॉस ऑफ एन थीटा, कॉस एन थीटा का इंटीग्रेशन साइन एन थीटा अपॉन एन प्लस इसका लिमिट लगा लेते हैं 0 to पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा। अब ये हमारा इंटीग्रेशन π/2 बनेगा जब n = 2 होगा, अदरवाइज वो 0 बनेगा। वैसे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने ऑब्जर्व किया था कि ये ln r वाली टर्म नहीं रहेगी, कहीं पर दिखेगी नहीं है ऐसी टर्म, तो आंसर तो अपना पहले ही होगा। या तो आप ऑप्शन को चेक करके जा सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा टाइम जाएगा आपका। देखो अब यहाँ पर n की जगह, थीटा की जगह पाई रखोगे तो साइन n पाई तो 0 होता है हर एक n के लिए, 0 रखोगे तो साइन 0 भी 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। ये इंटीग्रेशन π/2 बनेगा जब n = हमारे पास 2 होगा, अदरवाइज ये 0 बन जाएगा। तो सिर्फ a2 अपना बनेगा 2/पाई इंटू, और ये अपने पास π/2 जो कि आएगा 1, एंड an जो होंगे बाकी 0 होंगे फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 2, बराबर। अब bn निकालोगे सेम टू सेम तरीके से, bn का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सी रेस टू एन पाई देन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा। अब इसमें वैल्यूज रखो, इसमें वैल्यूज रखोगे तो क्या होगा, 1 सी रेस टू एन पाई 1 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सो अब एफ ऑफ थीटा अपने पास क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, उसको रिप्लेस कर दो 1 प्लस cos 2 थीटा से इंटू अपने पास साइन एन थीटा डी थीटा। अगेन सेपरेट करोगे 1/पाई, यहाँ पर अपने पास इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2 थीटा इंटू साइन एन थीटा डी थीटा। अब ये तो इंटीग्रेशन 0 होता है, हमें पता है, फॉर्मूला है। साइन एन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन थीटा अपॉन एन, और यहां पर 2 पाई है, और यहां पर क्या बनेगा, माइनस कॉस ऑफ एन थीटा अपॉन एन। लिमिट 0 to 2 पाई है, तो ये कॉस ऑफ 2n पाई और कॉस 0 की वैल्यू सेम होती है,
तो ये इंटीग्रेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बी एन आपका ज़ीरो हो गया फॉर ऑल एन। बी एन आपका सारे एन के लिए कैसा है, ज़ीरो है। अगर बी एन सारे एन के लिए ज़ीरो है तो अब आप सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखोगे तो अपने पास क्या बनेगा, ए नॉट की वैल्यू 1 बनी है, प्लस अपने पास सिर्फ A2 नॉन जीरो बना है, बाकी सारे Bn भी जीरो है, An भी जीरो है। तो n इक्वल टू 2 के लिए आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा होगा। ये हमारा आंसर बनेगा, जो कि अपने पास ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट। सो सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है देखो, लेट u इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, with initial conditions u of x comma 0 is sin x, ut of x comma 0 cos x है। तो वैल्यू निकालनी हमें u की एट पाई बाई टू कॉमा पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई सिक्स पे वैल्यू निकालनी है। क्या बनेगा, डी एलेम्बर्ट्स फॉर्मूला लगाना होगा, है ना, डी एलेम्बर्ट्स फॉर्मूला। डी एलेम्बर्ट्स फॉर्मूला, तो डी एलेम्बर्ट्स फॉर्मूला लगाते हैं जरा, क्या होगा यहां पर, क्या क्या वैल्यू है, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, सी की वैल्यू 1, एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपने पास क्या है, यू ऑफ एक्स कॉमा 0 साइन एक्स, यू टी ऑफ एक्स कॉमा 0 यानी कि जी फंक्शन क्या है अपने पास, जी फंक्शन है कॉस एक्स। तो जो u ऑफ x कॉमा टी बनेगा अपना, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी, यानी कि साइन ऑफ x प्लस सी टी, यानी कि साइन ऑफ x प्लस टी, प्लस f ऑफ x माइनस सी टी, यानी कि साइन ऑफ x माइनस टी, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स c, है ना, यहां पर बन जाएगा 1/2 टाइम्स c की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस टी से x प्लस टी, यहाँ पर अपने पास जी वाई यानी कि कॉस वाई इंटू डी वाई, इस फॉर्मूले में डाल दो बस। वैल्यू कहाँ निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है पाई बाई टू कॉमा पाई बाई सिक्स पे, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई सिक्स पे। तो 1/2 साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, क्या होगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये 3 + 1 4 पाई बाई सिक्स, यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ, अब पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, 2 पाई बाई सिक्स यानी कि पाई बाई 3, और यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, यहाँ पर कॉस वाई इंटू डी वाई, है ना, कॉस वाई इंटू डी वाई। अब आप देखिए यहाँ पर साइन 2 पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि साइन 2 पाई बाई 3 क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो अपने पास ये अपने पास 1/2 साइन 2 पाई बाई 3 यानी कि सेम पाई बाई 3 पे जो वैल्यू है, क्योंकि साइन 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और प्लस अपने पास साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2, प्लस यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, लिमिट पाई बाई 3 से 2π/3 है, और हमने देखा है कि साइन की वैल्यू 2π/3 और π/3 पे दोनों पे सेम होगी, तो ये बन जाएगा 0। ये √3/2 प्लस √3/2 √3/2 बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपीज़ वाली टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं और नए ज्वाइन किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को आपको रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और 1 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। अभी अपने पास 5-6 दिन बचे हुए हैं, ज़रूर आप दीजिए, ठीक है। दिखने में तो काफ़ी बड़ा है। इफ u of x, t satisfies the wave equation utt is equal to c square into uxx, x belongs to R with the initial conditions u of x, 0 is equal to sin pi x upon c, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है यहाँ। अच्छा, x की वैल्यू 0 to c के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत नहीं। ut of x, 0 0 डिफाइन किया है, देन फॉर गिवन t ग्रेटर देन 0 there are values of x at which u of x, t is discontinuous. u of x, t is continuous but ux of x, t is not continuous. u of x, t, ux of x, t are continuous but uxx is not continuous. u of xt is smooth for all x. ठीक है। अब इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? देखो, सेम टू सेम अगेन अपने पास डीएलेम्बर्ट्स फॉर्मूला ही लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, c की वैल्यू तो c ही है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये अपना, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और ut ऑफ x, 0 0 है, यानी कि g फंक्शन 0 है। दिस इज g ऑफ x फंक्शन, वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो u ऑफ x, t जो होगा वो 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी है ना, प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी इंटू जी वाई डी वाई, है ना। अब देखो, ये 0 हो गया, ये मैं ऊपर की कमेंट देखकर खुश हुआ था मनीष, ठीक है। ठीक है, अब ये तो 0 है, अब यहां पर अपने पास कैसा दिखेगा, 1/2। अब f फंक्शन डिफाइन किया है साइन ऑफ, अब यहां पर हम लोग पाई x की जगह क्या डालना है, x प्लस सी टी अपॉन में c, ठीक है। एंड देन प्लस अपने पास साइन ऑफ पाई टाइम्स x माइनस सी टी अपॉन सी।
कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन दिखेगा। ये कब? जब हमारे पास x की वैल्यू 0 और c के बीच में है और फिर उसके बाद 0। तो क्या लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है इसके बारे में? ठीक है, टाइपिंग। देखो ये फंक्शन बड़ा अच्छा डिफाइन किया है इन्होंने। ये कब है सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन तब है दोस्तों जब x की वैल्यू 0 और c के बीच में हो, और अदरवाइज यू फंक्शन अपना कैसा डिफाइन किया है? 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस इंटरवल 0 टू c के अंदर, इस इंटरवल 0 टू c के अंदर u फंक्शन अपना कैसा फंक्शन है? साइन फंक्शंस के एडिशंस हैं, और ये साइन फंक्शंस अपने स्मूथ है कि नहीं? साइन फंक्शन स्मूथ है कि नहीं इंटरवल 0 टू c के बीच में? इसमें तो कोई शंका नहीं। हमें चेक कहां करना होगा बताओ? हमें चेक कहां करना होगा? चेक कहां करना होगा हमें? और अगर c के बाहर है और 0 से पीछे है, c के बाहर है और 0 से पीछे है, तो फिर अपने पास जीरो फंक्शन है, कांस्टेंट जीरो फंक्शन, वो भी स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ अच्छा है। यानी कि हमें बस कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना होगा। क्या इस बात को मानते हो? हमें जो भी चेक करना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कुछ हमें कहां चेक करना होगा? यहां पर कॉर्नर पॉइंट पे, है ना, कॉर्नर पॉइंट पे। यानी कि अब मैं x इक्वल टू सी पे देखता हूं, है ना, x इक्वल टू सी पे देखता हूं। x इक्वल टू सी पे u फंक्शन कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट u फंक्शन x इक्वल टू सी पे कैसा दिखेगा? 1/2। देन x इक्वल टू सी डालो तो साइन ऑफ अपने पास क्या बनेगा? c से c कैंसल आउट होगा, साइन ऑफ पाई टी होगा, बराबर ना? नहीं, पाई टाइम्स 1 प्लस टी होगा, है ना? कैसा दिखेगा ये फंक्शन? पाई टाइम्स c प्लस सी टी, यानी कि साइन ऑफ 1 प्लस टी होगा, है ना? साइन पाई टाइम्स 1 प्लस टी, ऐसा ही होगा ना? और यहां पर प्लस अपने पास साइन ऑफ पाई टाइम्स 1 माइनस टी होगा, है ना? साइन ऑफ 1 माइनस पाई टाइम्स होगा यहां पर, ठीक है। अब t कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, t कोई पॉजिटिव नंबर है, तो साइन पाई टाइम्स 1 प्लस टी प्लस साइन ऑफ पाई टाइम्स 1 माइनस टी, इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? बराबर चल रहे हैं ना हम लोग? इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं जरा। साइन ऑफ पाई प्लस पाई टी, है ना, तो साइन पाई कॉस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन पाई टी आएगा, बराबर, ये माइनस साइन पाई टी आएगा, और साइन ऑफ पाई माइनस पाई टी करेंगे तो अपने पास ये अपने पास साइन पाई टी आएगा। यानी कि इनके एडिशन करेंगे तो ये 0 बन रहा है। क्या ये बात मान गए? क्या इस बात को सहमत हो कि अपने पास एट x इक्वल टू सी पे इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन ऑफ पाई प्लस पाई टी की वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन पाई टी, और साइन ऑफ पाई माइनस पाई टी की वैल्यू क्या होगी? प्लस साइन पाई टी। एडिशन करोगे तो क्या होगा? 0 बन जाएगा। ये 0 है। अब आप देखो फंक्शन का ग्राफ जो भी होगा, यहां पर c अगर नंबर कहीं पर यहां पर है
तो फंक्शन ये जो u ऑफ एक्स कॉमा टी है यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है और यहाँ पर जीरो बन रहा है, इसके बाद वाले पे तो वो जीरो ही है, यानी कि इसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये स्मूथ लग रहा है, ये स्मूथ लग रहा है क्योंकि साइन दोनों फंक्शंस कैसे स्मूथ फंक्शंस है। सिमिलरली मुझे कहाँ चेक करना होगा? मुझे जीरो पे चेक करना होगा, x इक्वल टू जीरो पे भी तो मुझे चेक करना होगा, और x इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो x इक्वल टू जीरो पे अपने पास कैसा बनेगा? तो साइन ऑफ 1/2 टाइम्स साइन ऑफ x इक्वल टू जीरो डाल दो तो साइन पाई टी होगा, प्लस यहां पर साइन ऑफ माइनस पाई टी होगा। अगेन ये यहां पर भी जीरो बन रहा है, यानी कि इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनने वाला है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो भी सॉल्यूशन होगा इसका, ये फंक्शन स्मूथ फंक्शन है। क्या ये बात मान गए? क्या इस बात को मान गए आप लोग? समझ में आया ये चीज? एक बार हाँ बोल देंगे, है ना? समझ में आई ये चीज? हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना था, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू सी पे। बाकी सब जगह ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो सब कुछ अच्छा है, स्मूथ फंक्शन है। जीरो और सी के बीच में बात करेंगे तो वहां पर भी फंक्शन साइन फंक्शंस के एडिशन है, वहां पर भी स्मूथ है। और इवन हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स पे भी देखा, वहां पर भी अपना फंक्शन कैसा हो गया? अब कंटिन्यूअस, सब कुछ अच्छा हो गया, यानी कि फंक्शन अपना कैसा है? स्मूथ है। तो इसका मतलब u ऑफ एक्स कॉमा टी इज स्मूथ फॉर ऑल x, ये सही बन जाएगा। देर आर वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गलत। यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि फंक्शन अपना अच्छा है, स्मूथ फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से देखना होगा, सी की कोई एक वैल्यू डालकर देखो, ठीक है, एक वैल्यू डालकर देखो, पर अपने पास जो भी आएगा यहाँ पर भले ही ऐसा भी आ जाए ना, तो भी अपने पास ये स्मूथ ही बन रहा है ना, वो हमें वैल्यू डालकर देखना होगा एग्जैक्टली क्या बन रहा है, पॉजिटिव ही बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, या इन बिटवीन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है। ठीक है मनीष, दोनों हमें देखना होगा उस केस में। नेक्स्ट, अब इसका आंसर करो। जो लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट u ऑफ x कॉमा टी बी द सॉल्यूशन ऑफ u टी टी माइनस u एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 x इन r t ग्रेटर देन 0। u ऑफ x कॉमा 0 अगर 0 है, u t ऑफ x कॉमा 0 0 है। कंटिन्यूअस तो है ना, स्मूथ है मतलब कंटिन्यूअस है अहमद। वो डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है ना, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गया ना वो। क्या लग रहा है इसके बारे में? देखो इसको तो हम लोग सिंपली ऐसा कर लेते हैं, ये एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन दिख रहा है ना, नॉन होमोजेनस दिख रहा है, नॉन होमोजेनस दिख रहा है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से देखते हैं। तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसका, इसको मैं लिखता हूं डी डैश स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इंटू यू इज इक्वल टू 1। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं इसका पहले, तो देखते हैं वो अपना कैसा है, 1 बाई डी डैश स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 1 है।
तो 1 अपॉन, मैं डी डैश स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर इंटू 1। तो 1 बाई डी डैश का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का, 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर, एंड आगे की टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने पास सिंपली बन गया 1 बाई डी डैश स्क्वायर इंटू 1। 1 बाई डी डैश किसके लिए रखा है हमने, डी डैश रखा है डेल बाई डेल टी के लिए, तो 1 अपॉन डी डैश होगा इंटीग्रेशन। हाँ, तो डबल इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी 1 का। पहला इंटीग्रेशन किया वो बन गया टी, दूसरा इंटीग्रेशन किया वो आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। क्या ये पर्टिकुलर इंटीग्रल अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं इसी को देखूं तो, क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो u ऑफ x कॉमा 0, अगर मैं इसी को सॉल्यूशन मान लूं तो u ऑफ x कॉमा 0, टी की जगह 0 रखने पर 0 हो रहा है, और यहां पर अपने पास ut निकालेंगे, तो ut अपने पास निकालेंगे तो क्या बनेगा, ut ये बन जाएगा t, है ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और ut ऑफ x, ये ut ऑफ x t है, तो ut ऑफ x कॉमा 0 ये अपने पास बन जाएगा 0, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना यही क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसी ने अपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तो u की वैल्यू निकालनी थी हमें 1/2 कॉमा 1/2 पे, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, टी की जगह 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो गया। सो आंसर शुड बी 1/8। गलती से यहाँ पर आंसर नहीं है, तो एक को बना लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ठीक है, सफिशिएंट है ना। क्या बोलते हो? शाम को फिर से मिलना है ना हमें, तो वहां पर बचे हुए कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है ना, हाँ शाम को कर लेते हैं मनीष, ठीक है। अभी टाइम हो गया बहुत, मैं शाम को, अभी मेरे पास टाइप नहीं है, टाइप होकर लेकर आता हूँ मैं, ठीक है, टाइप करके लेकर आता हूँ शाम को। शाम को 5 बजे मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ठीक है, चलो थैंक यू, इतना ज़रूर करके जाइए, ठीक है, और मिलेंगे अगले सेशन में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। चलो बाय बाय।